बिहार जाएंगे आप अपना वोट? नाम ही कट गया वोटर लिस्ट से, तो जाना पड़ेगा। बिहार के यूनिक चैलेंजेस हैं। आप नॉर्थ बिहार में आपका कोई भी रहता होगा उससे पूछेगा, या तो बाढ़ आ गई होगी या आने वाली होगी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जितने भी मजदूर काम करते हैं वो वोट तो देते हैं। उन 2024 में वोट दिया था, बिहार के नागरिक हैं। अब वो क्या करें, अपनी दिहाड़ी छोड़कर जाएं प्रूव करवाने के लिए हाँ हम वोट दे सकते हैं। ये पहले पूरा प्रोसेस भी तो समझना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स की उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो उसमें मेरे पास 3 ही 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में बहुत सारे लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। सवाल प्रक्रिया पर उठना और सवाल इस पर उठना कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें। ठीक है, वोटर लिस्ट पवित्र होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वोटर लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम होना चाहिए जो भारत के नागरिक हो, 18 साल पूरा कर चुके हों, उस क्षेत्र में रहते हों। एनआरसी आपने किया, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। डी वोटर के आप केसेस एफटी में चला रहे हो, उसमें क्यों छोड़ रहे हो आप? अगर आपको विदेशी नागरिक का वोट नहीं होना चाहिए ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो ट्राइबल, नहीं होना चाहिए भाई विदेशी का। क्यों आप ऑन मास वापस ले रहे हो? प्रक्रिया पर सवाल उठाऊं तो गौरव भाई तोड़ देंगे। एग्जीक्यूशन पर ही सवाल है कि अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इस तरीके से बीएलओ को नियुक्त किया गया है, वो सारी चीज़ें करेंगे, तो क्या उसमें करप्शन नहीं होगा? क्या उसमें पैसा लेकर नाम जोड़ा या काटा नहीं जाएगा? ये सारे सवाल, इसको पूरा मॉनिटर करने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किसी को वहाँ पर नियुक्त किया है? बिहार की क्या कैपेसिटी है इतनी बड़ी एक्सरसाइज को पुल ऑफ करने की? ये लोग खुल के ये धमकी दे रहा है, सामने कह रहा है कि 40 रुपया दो लगता है और 40 रुपया नहीं दोगे तो नाम काट देंगे। ये सब वीडियोस, कोई भी प्रक्रिया होगी, जनगणना भी होगा, तो वो भी तो जो सिस्टम में लोग हैं वही करेंगे ना। सत्ता पक्ष में भी कई ऐसे दल हैं जो दबे मन से ये कह रहे हैं कि एसआईआर से गड़बड़ी हो सकती है। अभी क्या है कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक ऐसी चीज़ चल रही है कि आरजेडी और बीजेपी अब सीधा सीधा फाइट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जेडीयू कहीं हो। सबको ऐसा लगता था कि जब एनआरसी का ड्राफ्ट आएगा तो एक छन्नी से छनेगा और हिंदू और ट्राइबल ऊपर बच जाएगा, मुसलमान गिर जाएगा नीचे। कहीं कानून में नहीं लिखा है जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं सर्कमस्टेंशियल। फाइनल जब लिस्ट है 19 लाख लोग बाहर गए, उसमें से 15 लाख कौन थे? नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं खबर गांव चौबारा। आज हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में बात करेंगे। इस पे काफ़ी राजनीति भी हो रही है और काफ़ी चर्चा भी हो रही है। तो हम सबसे पहले चलते हैं गौरव भाई के साथ। इन्होंने जब से ये मुद्दा आया है तब से इस पर काफ़ी कवरेज की है। तो गौरव जी हमें बताएंगे कि क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो किसी को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बोल सकती है? एक लाइन में मैं कहूँ तो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है और जो स्पष्ट गाइडलाइन है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसमें चुनाव आयोग के पास ये शक्ति नहीं है। चुनाव आयोग की जो शक्ति है वो ये है कि वो ये तय करेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं। योग्यता तय करने की बात है और उसके लिए भी प्रावधान है, उसके लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। लेकिन चुनाव आयोग के पास नागरिकता जांचने की किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं है। जब भी हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो शुरुआत संविधान से करते हैं। अनुच्छेद 324(1) ये कहता है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट की तैयारी और संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे चुनाव आयोग का निर्वाचन आयोग कहा जाता है। तो यहाँ से निर्वाचन आयोग का गठन होता है। अब दूसरा सवाल ये कि क्या उसको वोटर लिस्ट को जो है रिवाइज करने का कोई अधिकार है या स्पेशल रिवीजन करने का कोई अधिकार है? तो जवाब है हाँ, इसका भी। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1950 के सेक्शन 21(3) के मुताबिक लिखित में दिए गए वजहों के आधार पर चुनाव आयोग किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण की मांग का निर्देश दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो वजह होगी वो रिकॉर्डेड होगी, यानी कि उसको बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कर रहा है। इसके अलावा है अनुच्छेद 325 जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न तो योग्य हो सकता है न अयोग्य हो सकता है। यानी मैं इस कास्ट का हूँ या इस धर्म का हूँ या इस लिंग का हूँ या जो है इस रीजन से आता हूँ, इसलिए मुझे वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है और इसी वजह से मुझे वोटर लिस्ट से निकाला भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो वोटर होगा कैसे, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए जो नियम है वो ये कहता है कि आप 18 साल की आयु पूरी कर चुके हों, ठीक है, और आप उस क्षेत्र के निवासी हो जिससे आप वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दावा कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि आप भारत के नागरिक हों। तो यहाँ से ये जो सवाल है कि आप वोटर हैं या नहीं,
जब चुनाव आयोग जाएगा किसी भी व्यक्ति से पूछने या वोटर है या नहीं, तो घूम कर उसको यहाँ पर आ ही जाना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। वही मेरा सवाल था अगला। जांचने का अधिकार जो है वो गृह मंत्रालय के पास है, उसका एक प्रोसीजर होता है कि कैसे आप नागरिक बन सकते हैं। तो यहीं पर सारी लड़ाई इस बात पर आ जाती है कि चुनाव आयोग कैसे ये नागरिकता जांचने पर आ सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का कोई काम कर रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि संविधान में जैसे हमने बताया कि संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है कि आप रिवाइज कर सकते हैं लिस्ट, आप जो है किसी को वोटर बनाना है या नहीं बनाना है इस पर भी फैसला ले सकते हैं। कौन वोटर नहीं हो सकता है? जो भारत का नागरिक नहीं है, सक्षम कोर्ट द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो, लेकिन इसको आपको सक्षम कोर्ट से वो कराना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा कि नहीं है वो। और इसके अलावा चुनाव में भ्रष्टाचार या अन्य अपराध के लिए वोटिंग के लिए घोषित किया जाए। जैसे अगर मुझे आप पता नहीं, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि बाल ठाकरे को एक बार वोट देने से मना कर दिया था, चुनाव कोर्ट ने जो है उनसे ये अधिकार छीन लिया था। तो अगर आप पर ये आरोप लगता है किसी भी तरह का कि चुनाव में आपने धांधली की या कोई इस तरह का क्राइम किया जिसके लिए आपको कोर्ट से ये सज़ा मिली कि आपका मताधिकार छीन लिया जा सकता है, तो ये अगर हुआ है या फिर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हैं या फिर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो फिर आप वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अराउंड जो राजनीति हो रही है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बिहार से कौन हमें बेहतर जानकारी दे पाएगा? दोस्तों, नीलेश जी हमारे साथ नीलेश जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की खबरें आ रही हैं बिहार से राजनीति के अराउंड। जो जब आप चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलेंगे तो एक वहाँ पे लाइन लिखी गई है SIR के बारे में कि कोई योग्य मतदाता छूटे ना। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक कम्युनिकेशन गैप हो गया, आम जनता यह समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ से एक लेयरिंग शुरू होती है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। सत्ता पक्ष भी कंफ्यूज रह गया इस मामले में। हम देख रहे हैं कि 15-20 दिन हो गए हैं, अभी भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है। विपक्ष तो हमलावर है ही, लगातार RJD की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, जैसे राहुल गांधी ने पहले कहा कि जो पहले दिल्ली में हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ और अब वो यहाँ पे होने वाला है। एक लोगों के अंदर जो चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई मतदाता छूटे ना, लोगों के अंदर ये डर हो रहा है कि हम ही छूट जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से प्रचारित भी ये किया जाता है कि आप बांग्लादेशी हैं तो बाहर हो जाएंगे, कहीं और के रहने वाले हैं बाहर हो जाएंगे, जबकि ये एक तरह से इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए था कि सबको शामिल किया जाना है। चुनाव आयोग का जो मुख्य कार्य होता है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हो गए हैं तो आपको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। चुनाव आयोग समय समय पर ये बताता भी रहता है कि हमने इस बार ये प्रयास किए तो इनका वोट डलवा दिया। कई बार आप देखते होंगे कि किसी पहाड़ के क्षेत्र में किसी एक वोट के लिए वो अपना EVM भेजते हैं वहाँ पे कि उनका वोट दर्ज हो जाए। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका यहाँ पे समस्या ये हो रही है कि लोगों में डर बना हुआ है कि हम कैसे अपना वोट करवाएं। ठीक है, वो कहीं बहुत जगहों पे आप देखें कई लेयर में वो कन्फ्यूज़न हो रहा है। लोग कभी आधार के होना है कि नहीं होना है, उसी आधार से खारिज भी हो जा रहे हैं, उसी आधार के चक्कर में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ से कन्फ्यूजन हुआ। और राजनीति तो हम देख ही रहे हैं हर पार्टी की। एक जो क्या बोलते हैं, सत्ता पक्ष में भी कई ऐसे दल हैं जो दबे मन से ये कह रहे हैं कि SIR से गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि उनको भी डर है कि उनके टीडीपी ने कल जाके बाकायदा जवाब दिया है, उनको भी उससे आपत्ति है। क्योंकि सबको अब ये लग रहा है, जैसे कहीं सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें भी आई कि बिहार के बाद ये बाकी राज्यों में हो सकता है। हम खबरों में देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो ये जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसको चुनाव आयोग ख़त्म नहीं कर पा रहा है। खुशबू जी, बिहार जाएंगे आप? अपना वोट नाम ही कट गया वोटर लिस्ट से, तो जाना पड़ेगा। नाम ही कट गया ना आपका? तो जा रही हैं रिवीजन कराने अपना? हाँ जाऊंगी, लेकिन मुझे ये पहले पूरा प्रोसेस भी तो समझना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स की उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो उसमें मेरे पास 3 ही 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। डेट तब तक निकल गई तो डेट का तो देखा जाएगा, वो तो करवा देंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इसके बीच में, जैसे कि इनका सालों पहले का कोई वोटर लिस्ट में इनका नाम होगा, जो कि बिहार में नाम होगा इनका, लेकिन अब ये रह रही हैं शहर में। तो यहाँ पर आपका वोट है? नहीं 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 है, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा ही नहीं, क्योंकि 2003 के बाद जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है वो लिस्ट में नहीं है, उनको वेरीफाई करना ही होगा। तो इनको अगर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना है तो इनको जाना होगा वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं उनको वेरीफाई करना होगा। पहली लिस्ट जो बनेगी, जो 25 जुलाई के जो
1 अगस्त अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 जुलाई को हो जाएगी। उसके बाद पहली लिस्ट जारी होगी जो ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्ट में उन सभी लोगों का नाम शामिल किया जाएगा जिनके घर तक फॉर्म पहुंचा है, जिनका घर का फॉर्म उन लोगों ने, घर वालों ने या जो भी वोटर है उसने जमा कर दिया है। जैसे खुशबू बता रही कि उनके पास 3-4 डॉक्यूमेंट है, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाकर, जो भी 11 डॉक्यूमेंट्स तय किए गए हैं जिसमें आधार, राशन, पैन, ये वोटर आईडी शामिल नहीं है, वो लगाकर अगर ये लोग जमा कर देते हैं तो इनका नाम ड्राफ्ट में रहेगा। लेकिन उसके बाद जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा उसमें इनको जाना होगा, इसमें इनको ये वेरीफाई करना होगा कि मैं यहीं पर रहती हूँ, ये मेरा घर है, मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं 18 साल पूरी कर चुकी हूँ और मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। भले से आपने 2003 के बाद से 2025 तक कितने भी चुनाव में वोट डाल लिया हो, 2003 के बाद जिस भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है उसको ये प्रूव करना होगा। देखिए, इसमें एक और चीज़ थी, जैसे सबसे पहले ये आया था कि 2003 के बाद मैंने वोट किया है, उसके बाद मेरा नाम इस बारी जो है वोटर लिस्ट में, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने वोट डाला है, उसके बाद अभी जो लिस्ट आई है वोटर लिस्ट, उसमें मुझे मेरे पापा के द्वारा पता चला कि मेरा नाम जो है उसमें से काट दिया गया है, जो मुझे आके अब अपना नाम ऐड करवाना होगा, अपडेट करवाना होगा, और जो SIR का प्रोसेस है उसे भी फुलफिल करना। 2024 में भी तो वोट किया है, एक ही साल पहले तो वोट किया है जब मई में चुनाव हुए थे पिछले साल। वो लोग भी तो हैं जो यहाँ से गए, वोट किया, बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट किया, लोकसभा चुनाव में वोट किया 24 के, लेकिन उनका नाम वो फिर से जाएं ये सब करवाने के लिए। लोग यहाँ पर हैं ना जो बिहार के नागरिक हैं, जो बिहार में वोट करते हैं लेकिन रहते दिल्ली में हैं और जगहों पर रहते हैं, छुट्टी लेकर जाते हैं, ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं, वेटिंग में जाते हैं कि वोट करने जाना है, तो वोट करने तो जाएंगे, उसके अलावा ये भी जाएंगे कि पहले वेरीफाई करवाना है, मैं साबित करना है कि मैं वोट दे सकता हूँ, जबकि मैंने पिछले 9 महीने पहले ही दिया था वहीं पर जाकर वोट, सेम विधानसभा में सेम बूथ पर जाकर मैंने वोट दिया था, और फिर मैं जाके वेरीफाई करवाऊँ कि देखिए मैं वोट दे सकता हूँ, और फिर मैं वापस आऊँ, फिर जाऊँ वोट देने, अगर वो माने तो। ये बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी तो प्रैक्टिकली आप ऐसा कह रहे हैं सत्यम कि ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है और अननेसेसरी। जैसा कि नीलेश ने बोला, कम्युनिकेशन गैप हुआ है और इसको किस तरीके से किया जाना चाहिए था। अभी इतने दिन बीत चुके हैं, 10 से 12 दिन से ज़्यादा हो गया है ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कहीं मत जाइए, दिल्ली के चांदनी चौक में चले जाइए, जो खाड़ी बावली में जितने भी लेबर काम करते हैं, या नोएडा में, या दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जितने भी मजदूर काम करते हैं, वो वोट तो देते हैं। उन 2024 में वोट दिया था, बिहार के नागरिक हैं, अब वो क्या करें, अपनी दिहाड़ी छोड़कर जाएं प्रूव करवाने के लिए हाँ हम वोट दे सकते हैं। ये वाले भी तो सवाल है ना, ये एक मेन चीज़ है, ये इसीलिए सरकार पर सवाल और चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि इसकी ज़रूरत थी क्या, नियत और मंशा। वो बड़ी संस्थाओं का एक कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे उन्होंने बोला कि उनका नाम कट गया है, तो जैसे एक चीज़ ये था कि खुशबू को अगर वहाँ वोट देना हो 2003 के बाद, अगर वो इनरोल हुई हैं, तो उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन अगर बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो उनके पास एक सुविधा ये है कि अगर उनके माँ बाप इसमें इनरोल्ड हैं, पेरेंट्स, उससे ये साबित होता है कि आपके माँ बाप अगर यहाँ के थे तो आप भी यहीं के होंगे। तो एक तो वो चीज़ होती है, जैसे उनका कट गया, ठीक है, मेरा नहीं कटा, तो अब एक अब उस अनियमितता पे सवाल उठता है कि या तो उनके साथ गलत हुआ या मेरे साथ अच्छा हो गया, या तो मतलब वेरिफिकेशन के दौरान ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के वोटर हो, मतलब हो सकता है, मतलब नहीं तो ये तो फिर बहुत बड़ा सवाल नहीं, है। मतलब वो दावा है। देखिए, अभी किसी का नाम कटा नहीं है, अभी लिस्ट आई ही नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं आई है। वो 2003 में जिन लोगों का नाम 2003 के वोटर रोल में था वो लिस्ट आई है। जिन लोगों का नाम 2003 के बाद इनरोल हुआ है वो लिस्ट अभी 28 जुलाई को सुनवाई के बाद ये तय होगा कि वो कब आएगी, ड्राफ्ट होगा, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगी वो आएगी। तो अभी हम ये नहीं कर सकते कि किसी का नाम कट गया है, किसी का नाम नहीं कटा है। जो लिस्ट आई है वो 2003 की वोटर लिस्ट है, ठीक है। उम्र के हिसाब से आप तो 3 वाली लिस्ट में तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आप 18 साल के उसके बाद हुए हैं। जो SIR का प्रोसेस पहला है कि अगर आप 2003 के पहले वाली लिस्ट में हैं, एनुमरेशन फॉर्म आपको तब भी भरना है, बस आपको 3 वालों को एक छूट ये मिल रही है कि आपको कोई कागज़ नहीं देना है। 2003 के बाद वालों सबको कागज़ भी दिखाना पड़ेगा, कोई प्रूफ करना पड़ेगा। 2003 वाली लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको फॉर्म तब भी भरना है, अभी भी लोग भर रहे हैं। अगर आप 80 साल के हो चुके हैं 2003 के पहले वाली लिस्ट में, तो आपको फॉर्म भर के दे देना है। आपको उसके साथ कोई आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट जितने भी वो 11 लिस्ट में मांगे जा रहे हैं आपको नहीं देना है। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं यहाँ रहता हूँ और मैं जिंदा हूँ, जिंदा हैं, आप इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 2003 वाले में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी या तो डेथ हो चुकी है या दूसरे जगहों पर सेटल हो चुके हैं। तो 2003 के पहले के जो लोग हैं उनको बस ये वेरीफाई करना है कि हाँ भाई मैं यहीं पे हूँ, मैं हूँ।
2003 के बाद जिन लोगों को एनरोल किया गया उनको जो है ये साबित करना पड़ेगा कि वो बाहर यहीं पर रह रहे हैं, 18 साल को हो चुके हैं। अब देखिए, अब यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन वो वाला आता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला था बाबूलाल हुसैन केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हुई, तो उसको एक बेंचमार्क डिसीजन बताते हुए एक रेफरेंस के तौर पे पेश किया सुप्रीम कोर्ट ने, और वही बात कही कि 1990 या 91 की बात है, जब मुंबई में बहुत सारे लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे थे और उनको अपनी नागरिकता प्रूव करनी थी। तो उस टाइम पे ये फैसला आया था, PUCL ने उस दौरान इसमें पिटिशन डाला था। तो ये कहा गया कि अगर कोई आपत्ति दर्ज कराता है या कोई एक बहुत बड़ा वैलिड रीज़न है, जब लगता है कि नहीं इस चीज़ को एकदम इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, तब आप उस पर, लेकिन फिर भी अगर आप तक ये इनपुट आती है, या अगर मान लीजिए कि आपका वोटर लिस्ट से मुझे नाम कटवाना है, मैंने आपत्ति दर्ज कराई, तो ये मेरे पे प्रेशर है कि मैं साबित करूं कि अभिषेक यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं, या कैसे वो इस चीज़ के लिए अयोग्य हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है, और दूसरी तरफ जो वोटर लिस्ट में ऑलरेडी मतलब उसमें ये कहा गया है कि आप इंक्लूजन पे ज़्यादा जोर दें, कि कैसे वोटर लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम हों, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करें। तो मान लीजिए कि खुशबू अभी हैं उस लिस्ट में थी, या हम थे, और फिर हम पे आप दबाव डाल रहे हैं कि अब मैं साबित करूं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ या नहीं। तो ये दो संस्थाओं का इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये सवाल सर, ये नौबत क्यों आई साबित करने? बिल्कुल ये पहले ऋषिकेश ने जो कहा, ये सवाल जो उन्होंने उठाया, ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया कि मैं क्यों ये साबित करूं। ठीक है, ये काम तो चुनाव आयोग का है एक, और दूसरा ये कि जो लोग वोट दे चुके हैं उनका नाम क्यों निकाला जाए। देखो, ये तो संविधान चुनाव आयोग का अधिकार है वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना, ठीक है, उसको ये अधिकार मिला हुआ है। साबित करना ये काम लाल बाबू हुसैन जिस केस का जिक्र कर रहे हैं, 1995 में जो जजमेंट आया था, उसमें कोर्ट ने बाकायदा ये कहा था कि कोई व्यक्ति अगर आप उसका नाम निकाल रहे हैं वोटर लिस्ट से, तो आप उसको वैलिड रीजन दीजिए, उसको जो है अपनी बात कहने का, सफाई देने का समय भी दीजिए, ठीक है। और ये काम चुनाव आयोग का है, बोझ जो है इस काम का वो चुनाव आयोग पे पड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी हुआ। चुनाव आयोग ने अभी जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई अभी हाल के केस में, तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि हम खुद ही इस तरह के अभियान चलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम क्यों चाहेंगे कि लोग कम हों, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर आप वोटर हैं तो फिर हम घर घर जाकर जो है वेरीफाई कर रहे हैं ये चीज़, तो इसमें आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये कहीं पर ये बात आती है कि आप जो है आपको जो जा कर करना पड़ेगा। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो कागज़ मांगे गए हैं वो कागज़ नहीं है, ठीक है। जो और इसके पीछे कई सारे कारण नहीं, दिक्कत बस वही नहीं है। अब जैसे इन्होंने मतलब एकदम बहुत फेयर तरीके से बता रहे हैं कि कागज़ मांगे जा रहे हैं, वो नहीं है। दिक्कत ये भी है कि आप देखिए कि वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं। अभी एक वीडियो आया था, ठीक है, जिसमें भाजपा की एक जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी बैठी हुई। अब उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ बैठने का अधिकार किसने दिया। तो अब जैसे मतलब मामला ये है ना कि जैसे जो महाराष्ट्र में हुआ या फिर दिल्ली में हुआ, वो कोई झूठे आरोप नहीं है, क्योंकि जब उस तरह के लोग बैठेंगे, BLO अपने 10 लोगों को बैठा के काम करवा रहा है, मान लीजिए। अब वो 10 लोग कौन हैं, किस पार्टी के हैं, ठीक है, इससे भी तो चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो वो उतना ग्लिच तो हमेशा से ही रहा है, मतलब इसमें नहीं, ये प्रक्रिया की खामी है, ये हम कह सकते हैं सिस्टम की खामी है कि आप उसको किस तरीके से करा रहे हो। ये जो ड्राइव चला रहे हैं अगर वो करप्ट हैं तो उनका सवाल है। क्या ये प्रक्रिया ही गलत है या फिर ये प्रक्रिया जो मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी दिक्कत है? ये दो बहुत अलग अलग सवाल है। ऋषिकेश जो बात कर रहे हैं कि कुछ लोग घूस के मतलब उसको जो है वो इन्फ्लुएंस करने की, मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन ही पे तो सवाल उठ रहे हैं। ऑन पेपर SIR होने में उसमें कोई, ठीक है, SIR होना चाहिए। सोचिए कि BLO खुल के ये धमकी दे रहा है, सामने कह रहा है कि 40 रुपया दो लगता है, और 40 रुपया नहीं दोगे तो नाम काट देंगे। ये सब वीडियोस, और बिहार में यही होता है। सवाल यहाँ है, अभी हम सारी बातें जो हो गई है, गौरव भैया ने जो फैक्ट्स रखे, सारी बातें अपनी जगह सही है, डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो BLO कर रही है और जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस लोगों को आपने बिठाया है सेंटर पे कि फॉर्म जाके भरना है, डोर टू डोर जाके वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे फिर फॉर्म भरेंगे, आप देखिए ना वो किस तरह से धांधली कर रहे हैं। बंदा है नहीं वहाँ पे बैठा, वो उससे फ़ोन पे पैसे ले रहे हैं, उसके नाम पे टिक लगा दे रहे हैं, वोटर लिस्ट निकाल के नाम मिला रहे हैं, टिक लगाए जा रहे हैं। BLO तो ऐसे काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि जो आपने जो प्रोसेस लाया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो SIR लाया गया है, उसे सटीक तरीके से ज़मीन पे कहाँ उतारा जाएगा? उतारा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार में यही तो होता आ रहा है।
ठीक है, जहाँ तक ये एक सेकेंड नहीं, और जहाँ तक ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग बहुत अच्छे से, तो टीडीपी ने भी तो वही सवाल उठाया ना कि इसके लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। आपके इसी पॉइंट पर आ रहे हैं हम। जितनी बड़ी संख्या है, 13 करोड़ लोग, मतलब 7 करोड़ 6.5 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स हैं, वो एक महीने में संभव ही नहीं है। तो सवाल तो उस पे उठेगा ना जो जिसने ये इनिशिएट किया कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। सवाल प्रक्रिया पर उठना, मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ कि सवाल प्रक्रिया पर उठना और सवाल इस पर उठना कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें। ठीक है, वोटर लिस्ट पवित्र होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वोटर लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम होना चाहिए जो भारत के नागरिक हो, 18 साल पूरा कर चुके हों, उस क्षेत्र में रहते हों। ठीक है, और ये सुनिश्चित करना भी चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर उस प्रक्रिया में शामिल लोग, अगर थानेदार जो है भ्रष्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पुलिस को ही खत्म कर दो। वो चुनाव आयोग का काम है जो कर रहा है। नहीं, ठीक है, एक मिनट, मैं डिस्टर्ब नहीं किया तुमको। ठीक है, तो ये मतलब इस पर सवाल उठा देना कि SIR ही गलत है, इसको करो ही मत, जो है ये बिल्कुल गलत बात है। जो प्रक्रिया हो रही, प्रक्रिया साफ होनी चाहिए, समय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इनके आधार पर अगर आप कर रहे हो, बिल्कुल मतलब होना चाहिए। वो वोटर लिस्ट, आप अगर वोटर बनने जाओगे तो चुनाव आयोग जो आपसे चीज़ मांगता है वो पहला आधार कार्ड ही होता है। आधार कार्ड के आप वोटर बन सकते हो, लेकिन आधार कार्ड के आधार पर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। ये सवाल है। सवाल डॉक्यूमेंट्स को लेकर है, सवाल समय को लेकर है, और सवाल एग्जीक्यूशन को लेकर है। सवाल उस कानून पर या उस प्रक्रिया पर नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत, से कराओ ही मत, ये नहीं होना चाहिए भाई। जो व्यक्ति भारत का है ही नहीं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे जो है अवैध लोग आकर वो सिस्टम में घुसे, मतलब वोटर लिस्ट में घुसे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहीं पर आपको फिल्म सिटी में ही, बाहर मैं कल बात कर रहा था एक व्यक्ति से, उसने कहा मेरा नाम 2 जगह है, बिहार में भी है, यहाँ भी है, अब वहाँ नहीं जाऊँगा। तो क्या उन लोगों का नाम वापस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप वोटर लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो उनका नाम हटना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो सही तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए और एक भी वोटर का नाम छूटना नहीं चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो कन्फ्यूज़न हुई है वो सिर्फ इस बात से है कि ये आखिर इलेक्शन के ठीक पहले क्यों, और समय भी कम है। शहरों में जो लोग होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि बस गांव जाके वोट ही डाल देंगे, तो इसीलिए आई थिंक वो थोड़ा सा इनसिक्योर हैं। तो आपको क्या लगता है, ये कोई राजनीतिक साजिश है जैसा कि हमारे बिहारी भाई दावा कर रहे हैं? यार अब जब तक के वो क्योंकि मामला कोर्ट में है तो वो साजिश है या नहीं है, या क्या इंटेंशन था वो वहाँ से आने वाला है। लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं सर्कमस्टेंशियल। ठीक है, वो और एक और जो गौरव बता रहा है ना, प्रक्रिया के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, और ना ही ईसी के उस मैंडेट को क्वेश्चन किया जा रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। मेन क्वेश्चन क्या है कि इस एक्सरसाइज की भावना क्या है और इस एक्सरसाइज का रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट हमको पता चलेगा कुछ महीनों बाद, है ना। तो इसलिए अभी इसकी भावना को ही आप डिस्कस कर सकते हो। बिहार के यूनिक चैलेंजेस हैं, मतलब ऐसे कोई हिंदुस्तान ही पूरा स्वर्ग नहीं है, लेकिन बिहार में बहुत यूनिक, जैसे अभी जिस समय में हम बात कर रहे हैं, सावन चल रहा है, आप नॉर्थ बिहार में आपका कोई भी रहता होगा उससे पूछेगा, या तो बाढ़ आ गई होगी या आने वाली होगी, है ना। पूरे में नहीं आएगी, लेकिन जहाँ जहाँ से बड़ी नदियाँ चलती हैं या जो बांध के अंदर का इलाका है वहाँ पर बाढ़ आएगी। उन लोगों के घर हर साल या हर दूसरे साल या हर तीसरे साल बह जाते हैं, उनका पूरा सामान बह जाता है, उनकी मतलब उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पे क्या होगा, वो छप्पर होगा, और वो एक उनका जो कब्जा है, जो लैंड उनकी वैसे भी नहीं है, वहाँ रहते हैं, 2-3 उनके पास में पेपर वर्क होगा। जो इस तरह के लोग हैं इनको आप, और इनका क्या होगा, पहली चीज़ इसमें से जो लोग माइग्रेंट्स हैं उनका क्या होगा। ऐसे केसेस का क्या होगा जहाँ पे पेरेंट्स बिहारी हैं, बच्चा भी बिहारी है ऑब्वियसली, क्योंकि वो लिनेज में आ रहा है, वो लेगेसी के हिसाब से, पर वो पैदा दिल्ली में हुआ है क्योंकि पेरेंट्स माइग्रेंट थे। इस तरह के बहुत सारे, ये सारी ना प्रक्रियागत जो चुनौतियां हैं, उसके लिए बस आपने टाइम बहुत कम दिया है। 1 महीने में आप रिवाइज कर ही नहीं सकते हो। आप कंपेयर कर लीजिए बिहार को एक दूसरे सूबे से, महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत मतलब जो ऑपोजिशन थे उनके बड़े सीरियस एलिगेशन है। मैं नहीं कहता सही है, जब साबित होगा पता चलेगा हमें। उन लोगों ने लिस्ट भी मांगी हुई है, उनके कुछ डाउट्स हैं। अब आप उसमें देखिए कि जितनी चीज़ें वहाँ मांगी गई कि आप हमको लिस्ट दे दीजिए, आप हमको सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन के आप अगर वेबसाइट को जाएंगे या अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब वो अभी जैसे बिहार के लिए भी जब वो फाइनली अधिसूचना जारी करेंगे तो इलेक्शन कमीशन का बड़ा जोर रहता है डिस्क्लोजर पे,
कि हम चीज़ें बताने में, है ना, और लोगों को जानकारी देने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये जो कुछ जानकारियां मांगी गई थी उसको निकालने में बहुत फोर्थराइट इलेक्शन कमीशन नज़र नहीं आया, है ना। और ये मेरी अकेले की रीडिंग नहीं है, आप टाइमलाइन देख लीजिए कि आवेदन कब गया, फिर लिस्ट जा रही है वो हार्ड कॉपी में आ रही है। हम 2025 में है ना अभी, तो हार्ड कॉपी का मतलब क्या है, क्योंकि उसका कंट्रोल एफ नहीं फिर हो पा, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, है ना, वहाँ मेन उनका थ्रस्ट महाराष्ट्र को लेकर के था। लिस्ट तो उन्होंने शायद पूरी नेशन वाइड ही मांगी है। महाराष्ट्र का जो आप कह लीजिए कि जो स्टेट कैपेसिटी है, जितना पुलिस उनके पास है, जितनी नर्सें, जितने टीचर, जितने मतलब तहसीलदार, एसडीओ उनके पास होंगे, उसकी तुलना आप बिहार से नहीं कर सकते। ठीक है, जीएसटी इनपुट में वो नंबर 1 ऐसे नहीं आते हैं। उनकी शिक्षा का स्तर बढ़िया है, उनका प्रशासन, मैं नहीं कह रहा हूँ स्वर्ग है वो, डेमोग्राफी बहुत अलग है, डेमोग्राफी उनकी बहुत अलग है। उनके यहाँ जो राज्य शासन की अपनी ताकत है, मतलब एक तो सेंटर से आ रहा है मामला, जो उनकी अपनी कैपेसिटी है वो बढ़िया है। भारत के राज्यों में आप तुलना करेंगे तो आप कभी ट्रैवल करेंगे महाराष्ट्र में, आप ये चीज़ समझ जाएंगे। ईसी को क्या, ईसी के पास अपना स्टाफ नहीं होता है, ईसी उसी राज्य की यंत्रणा को अपने माथत लेकर के अपना काम करवाता है। तो मैं उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर महाराष्ट्र में एक क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग है प्रक्रिया को, चाहे वो जैसे भी हुआ था, मैं उसको ये नहीं कहता कि कौन उसमें कौन गलत है सही है। बिहार की क्या कैपेसिटी है इतनी बड़ी एक्सरसाइज को पुल ऑफ करने की? ईसी के मैं कहता हूँ ईसी की नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन ईसी के पास स्टाफ है नहीं। उनके पास स्टाफ कौन सा है? जो बिहार गवर्नमेंट के पास है। कैपेसिटी की बात की आपने निखिल, तो एक आकाश से मेरे भी बात हो रही थी, तो उसने कैपेसिटी के बारे में बताया कि बीएलओ जो है वो मेंबर्स को दे रहा है फार्म की, जाओ तुम, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है भाई, ये वही कैपेसिटी उसके पास वो अकेले करने जाएगा, नहीं कर पाएगा। अभी ये जो एक एलिगेशन आया पिछले दिनों, अभी हमारी भी ग्राउंड रिपोर्ट आएगी तो हम तब दावे से खबरगांव के मंच पे भी कहेंगे उस बात को, लेकिन एक बहुत सीरियस एलिगेशन है कि रिसीविंग फॉर्म की नहीं दी जा रही है। ठीक, आप किसी को भी फ़ोन करके पूछ लीजिए बिहार में कि भाई तुमको रिसीविंग मिल रही है क्या, आपको प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में वो नहीं ही बोलता है। और उसका कारण बहुत ऑब्वियस है, 8 करोड़ वोटर हैं लगभग, है ना, 7.9 या 8 है, और जब रिवीजन होगा तो आंकड़ा क्या बढ़ेगा या कम होगा। रिसीविंग दोगे तो कितने फॉर्म चाहिए? 16 करोड़। एक सिंपल रिसीविंग देने में आप देखिए लॉजिस्टिक्स कहाँ जा रहा है आपका। ये इस एक्सरसाइज का क्राइसिस है, एक ऐसे सूबे में जिसकी अपने, बिहार में अगर इलेक्शन ना होता तभी भी वो एक क्राइसिस में होता। मैं बिहार से नहीं हूँ, जो मेरे दोस्त बिहार से आते हैं वो इस बात को मानते हैं, समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, ये सच्चाई है। तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसी एक्सरसाइज के बारे में लोग सोचने तो लगते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, इसको छोड़ दीजिए कि बिल्कुल बहुत पवित्र मन से इसको लाया गया है, और इस बात को हम मान लेते हैं कि ये बिना दिक्कत के, बिना किसी के साथ अन्याय किए ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंक्लूड, है ना। और बिल्कुल आपके पास एक प्रिस्टीन वोटर लिस्ट आएगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद एक निर्वाचित सरकार अपना काम करने लगेगी। ठीक, बिहार का जो इलेक्टोरल पर्पस है इस एक्सरसाइज का वो पूरा हो जाएगा। जो स्क्रीनिंग के बाद बचेगा उसका क्या करोगे आप? क्या इस बारे में हमने सोचा है? मैं बिहार से नहीं आता हूँ, और मैं बिहार एक बार गया हूँ काम के सिलसिले में, तो उसकी रीडिंग कम है, लेकिन मैंने असम को बहुत विजिट किया है, 5-7 बार मैं वहाँ गया हूँ। इलेक्शंस दोनों तरह के मैंने वहाँ कवर किए हैं, मैंने वहाँ बाढ़ को कवर किया है, अलग अलग टूर्स की बात कर रहा हूँ। और मैं एनआरसी के समय वहीं था जब एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट आया। तो असम की भी चुनौतियाँ कुछ मतलब सिमिलर तो नहीं है, लेकिन जैसे असम में भी आप लोअर असम देखेंगे, फ्लड कंट्री है वो। यहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं कि ये एनआरसी है क्या, मिनी एनआरसी है क्या, ऐसे लोग, अब जो लोग इनको नहीं, विपक्ष की तरफ से इस भाषा में आरोप लगाया गया है, एनआरसी बाय अदर मीन्स वो बोलते हैं। तो अभी चलो, अभी तो अलग अलग मानते हैं ना। असम की चुनौतियाँ क्या है? एक बात फैक्ट है कि वहाँ माइग्रेशन हुआ है ना, इस चीज़ में कोई, और वो बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान या बाद में जो बांग्लादेश बना या जितने भी जो वो रीजन था वहाँ से माइग्रेशन हुआ है, सिर्फ असम में नहीं बाकी स्टेट्स में भी। त्रिपुरा की भी डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि क्या कोई बाहर से कथित उसमें आप कहेंगे आया है। उसके रीजंस क्या थे आप उसको भी छोड़ दीजिए, अभी आप इस फैक्ट के साथ रहिए कि लोग बाहर से आए हैं। क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है? बिल्कुल चेंज हुई है। असम में 35% जो है पॉपुलेशन आज मुसलमान है, तो उसके पीछे माइग्रेशन एक बड़ा रोल है। लेकिन आप मुस्लिम का सबसेट को आप बढ़ाइए किससे? बंगाली स्पीकिंग से। आप देखिए वो स्काई रॉकेट कर जाएगा परसेंटेज। क्यों? उसका कारण यह है कि सिर्फ मुसलमान नहीं आए हैं, सब लोग आए हैं, अलग अलग ट्राइबल्स आए हैं। ऐसे ट्राइबल्स आपको मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में जो ये भी कह देंगे आपसे कि हम हिंदू नहीं हैं, है ना। वो अपने उस जाति अस्मिता को प्रधानता देते हैं, तो हमको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना।
कुछ कई ट्राइबल्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि हम हिंदू हैं। बिहार के केस में एकदम उल्टा है क्या? क्योंकि यहाँ से माइग्रेशन हुआ है, इसलिए जो लिस्ट है उसको लेकर कंफ्यूजन तो एनआरसी जब वहाँ पे आया, एक्सरसाइज हुई है ना, अभी मैं इधर वोटर लिस्ट पे आता हूँ वापस। एनआरसी वहाँ पे आया अगस्त 2019 में। वो अपना वहाँ 3,30,00,000 लोगों ने भरा था और उसमें से 19 लाख लोग बाहर गए थे, ठीक। और वो एक कोर्ट मैंडेटेड एक्सरसाइज थी अभिषेक, मतलब भारत की जो सुप्रीम कोर्ट थी, लोगों ने वो उस टाइम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई कि क्योंकि सीजीआई हमारे असम से आते हैं तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था। ये केस बहुत सालों से चला आ रहा है, असम मूवमेंट से, मतलब 80 के दशक से। हाँ, तो वो 2019 में वो कंक्लूड हो रहा है, तो वो कोर्ट का उसमें रोल था, लेकिन कोर्ट के कहने से नहीं हो रहा था। 1250 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ। असम ने 2.5-3 साल कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया का मतलब सरकार एनआरसी बनाने में लगी है, लोग एनआरसी बनवाने में लगे हैं। जितने पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स हैं वो अपना अपना वहाँ क्लाइंटेल पकड़ के बैठे हुए थे कि भाई हमारे वोटर्स या हमारे जो हित जिन भी लोगों से जुड़े हुए हैं वो कहीं बाहर ना हो जाएं। तो आंसू वाले इंडिजिनस लोगों का बना रहे हैं, आमसू वाले मुस्लिम्स का बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये डर था कि ऐसा होगा। फाइनल जब लिस्ट आई 19 लाख लोग बाहर गए, उसमें से 15 लाख कौन थे? सबको ऐसा लगता था कि जब एनआरसी का ड्राफ्ट आएगा तो एक छन्नी से छनेगा और हिंदू और ट्राइबल ऊपर बच जाएगा, मुसलमान गिर जाएगा नीचे, तो उसको झाड़ पोंछ करके फिर देखेंगे क्या करना है। वो मैंने देखा, हाँ, मोस्टली लोग ये हाँ भी थे, हिंदू भी थे उसमें। ये एनआरसी के कहीं कानून में नहीं लिखा है जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन जब वो पूरी प्रक्रिया पूरी हुई, उसमें देखा गया कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी, जो बाहर हुई थी इस 19 लाख में, या हिंदू थी या ट्राइबल थी। तो उसने ऐसे असहजता में डाल दिया केंद्र को और वहाँ की राज्य सरकार को कि एनआरसी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों और किसकी बात हो रही है? जो असम मूवमेंट का प्रोडक्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड वो एक्सरसाइज थी, माने कोर्ट पूछता था कि एक्शन टेकर, एटीआर वहाँ जाती थी कि अभी इतना काम हो गया, अभी इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। पूरा डिजिटल वेरिफिकेशन था आपके पास, फॉरेनर, मतलब एक स्टेट विद इन अ स्टेट क्रिएट किया गया था सिर्फ एनआरसी को डिलीवर करने के लिए। उसका रिजल्ट आप आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप इस तरह की एक्सरसाइज पुल ऑफ नहीं कर पाते हो, जहाँ पे एक बहुत, ये भारत की सच्चाई है। लोगों के साथ डील नहीं कर पाते हम, ज़्यादा लोगों के साथ हमारी अभी हम वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। इसका अभिषेक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली चुनाव के टाइम पे कई विधानसभा सीटों में देखा गया कि लोगों के वोट कटे। यहाँ तक कि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो कि अरविंद केजरीवाल की सीट थी, वहाँ पे पहले 1.5 लाख वोटर थे, बाद में वो 1 लाख हो गए। वहाँ पे भी ये बात बोली गई कि आपको मौका मिलेगा, आपको साबित कर सकते हैं, जैसा एसआईआर में बोला जा रहा है कि अगर आपका वोट कट गया है तो आपके पास समय होगा, आप साबित कर सकेंगे कि आपका वोट बन जाएगा। ठीक है, मैं अभी भी ऐसे लोगों को जानता हूँ और इस एक्सरसाइज के टाइम पर उनसे बात भी हुई है। वो चुनाव के 6 महीने बाद भी दौड़ रहे हैं। कई बार वो ईसी के ऑफिस जा चुके हैं, जो लोकल लेवल पे ऑफिस होते हैं, और उनका वोट नहीं बन पा रहा है। ये हर विधानसभा में है। अब आते हैं बिहार के एग्जाम्पल पे। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आखिर में सब कुछ करने के बाद करीब 35-40 लाख वोटर ऐसे होते हैं जो हट जाते हैं। 35-40 लाख जो अभी लिस्ट में हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, अगर वो हटते हैं, अब इन 35-40 लाख को आप 243 विधानसभा सीटों के हिसाब से बांट लीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जिस लेवल पे टसल चल रही है दो बड़ी पार्टियों के बीच में, बीजेपी और आरजेडी, दोनों की लड़ाई ये है कि हमें सबसे ज़्यादा सीटें लेके आना है, अपने अपने गठबंधन में भी और वैसे भी। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये फ्लोट होता है, 10-15 हज़ार वोट अगर हर सीट पे होते हैं, जैसा दिल्ली में हुआ कि 22-23 सीटों पे वोट मार्जिन बहुत कम है, अगर वही होता है तो वो नतीजा किधर जाएगा आप जान सकते हैं। और शायद विपक्ष की और बाकी लोगों की समस्या भी यही है, जो ये कहा जाता है कि जो डेटा इंजीनियरिंग करने का आरोप है, वो बिहार में रिपीट हो सकता है। जैसे एक सेकंड निखिल की मैं एक और चीज़ बताता हूँ। चलो ये एनआरसी हुआ और हम कह चुके हैं कि हमारा ये मानना नहीं है खबरगांव का, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये एनआरसी बाय अदर मीन्स वाले इल्ज़ाम में हमें कोई तुक नहीं है, हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं जो विपक्ष ने कहा। मैंने एनआरसी का आपको एक आइडिया दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होती है, जब पूरा स्टेट सारा काम छोड़ के, किसी को भी पूछना असम में सारा काम सिर्फ एनआरसी बना रहे थे लोग 2018-2019 में, जब लोगों में ऐसा डर, जब लिस्ट आई तो अफवाह, अभिषेक कि अफवाह कि निखिल का नाम है पर निखिल के बगल में वो गौरव बैठ, उसका नहीं, गौरव कुएं में कूद रहे हैं। ऐसे मैं ऐसी जगहों पे होकर आया हूँ और बाद में वो लास्ट निकल रही तब पता चल रहा है कि नाम तो था यार, किसी ने गलत बता दिया था। ये फैक्ट्स हैं उस समय के। अभी चलिए छोड़ दीजिए, आप एनआरसी को दिमाग से निकाल दीजिए, एनआरसी नहीं होने जा रहा है। वोटर लिस्ट 1997 में असम में डी वोटर का कॉन्सेप्ट आया, जब असम गण परिषद की, वहाँ मैं बता रहा हूँ आपको,
कि जिनकी देखो चुनाव आयोग का काम है वोटर कार्ड्स देना, है ना। एक मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ऋषिकेश बता रहे थे कि चुनाव आयोग की सारी प्रैक्टिसेस जो आप लेटर ऑफ लॉ देखेंगे, स्पिरिट ऑफ लॉ देखेंगे, वो इंक्लूजनरी है, माने उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में लेना है। एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस किसकी है? एक्सक्लूजनरी प्लास्टिक जिसके पास में राजदंड है, हमारा गृह मंत्रालय, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो सूबे की सरकार हो, उसका काम है कि भाई जिन लोगों को बाहर निकालना है, जिन लोगों को पे पुनिटिव एक्शन लेना है, उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को नहीं बनाया। चलिए मान लेते हैं कि ये चीज़ कहीं मिक्स हो रही है, एक अच्छे मकसद के आधार पे वो इस चीज़ को भी पुल ऑफ करना चाहते हैं। असम में क्या हुआ, 1997 में उन्होंने वोटर रोल पे डी लगाना चालू किया। डी का मतलब था डूबियस या डाउटफुल, यानी निखिल के नागरिकता पर संदेह है। अभी संदेह की बात हो रही है, ये बात प्रेजेंट डी, हाँ, ये बात साबित नहीं हुई है अभी, लेकिन जो बॉर्डर पुलिस है असम, क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगने वाला हमारा स्टेट है, तो असम में स्टेट पुलिस के साथ में बॉर्डर पुलिस भी होती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीएसएफ। बीएसएफ अंदर ये लॉ एंड ऑर्डर में पड़ती नहीं है। तो बॉर्डर पुलिस क्या करेगी? बॉर्डर पुलिस को अगर किसी ने जाके बोला, है ना, कि ये बाहर से है निखिल, हो सकता है ना, दाढ़ी है, बाल लाल हैं, इसके टाइप का कुछ भी आपने दिया बत्ती, और वो आकर के उन्होंने एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन उनका होता है कि बीपी के लोग आएंगे, और अगर उनको प्रिलिमिनरी उसमें लगता है, जब 1997 में हो रहा था, तो वहाँ पे वो इलेक्टोरल रोल पे आपका डी आ जाएगा, ड्यूबियस वोटर। डी वोटर की दिक्कत क्या है? डी वोटर वोट नहीं दे सकता है, तो वोटर किस बात के बाद भी, तो मतलब वो डूबियस हो गया। अब वो केस कहाँ जाता है? वो केस जाता है असम के फॉरेनर ट्रिब्यूनल में, क्यों असम में फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स होते हैं। फॉरेनर ट्रिब्यूनल में सुनने में ट्रिब्यूनल लगता है, लेकिन उस अदालत में जजेस नहीं बैठते हैं, उसके अंदर लीगल ट्रेनिंग वाले या जो भारतीय न्याय व्यवस्था को समझने वाले एक्सपर्ट्स नहीं बैठते हैं। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, एसडीओ तहसीलदार लेवल के अधिकारी होते हैं, और मतलब जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, हाँ, लेकिन उनकी उस तरह की मतलब एक फैसला सुनाने के लिए जो लीगल सलाहियत है उनकी उस तरह की नहीं होती जैसी किसी जज की होगी भारतीय न्याय व्यवस्था में। वो उस पर एक ओपिनियन देते हैं। और फॉरेनर ट्रिब्यूनल का केस कैसे चलता है? निखिल हैं फिल्म सिटी के, है ना, वो केस फिल्म सिटी में लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे ये है कि आपका सिस्टम है, निखिल का केस लगेगा सेक्टर 40 में, तो अब वो निखिल का सरदर्द है, वो 40 जाएंगे, एफटी की जितनी हियरिंग होगी तब। और जनरली ये डी वोटर वगैरह में बहुत मजबूत ताकतवर आदमी का नाम नहीं आता है ना, क्योंकि वो जैक वाला आदमी होगा, वो कभी इस पचड़े में फंसेगा नहीं। अब आपका ये सिरदर्द है कि आप उतनी हियरिंग्स में जाइए, एक वकील कीजिए, आपको वो प्रोसीडिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और उसके बाद में एफटी का अगर जो डिसीजन है आप लोकल कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। कहाँ है? गुवाहाटी में, या असम की बात कर रहा हूँ। उसको चैलेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन आ सकता है असम में बोंगईगांव या गुवाहाटी से? मतलब जनरल में अगर बैठोगे आपका शरीर जवाब दे देगा आने में दिल्ली तक के, और आपको यहाँ पे फिर आपको एक पर आर वाला वकील भी चाहिए, या उस तरह का वकील चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा भी हो सके, दलील दे सके। इतनी वो पेनफुल प्रोसेस थी। तो डी वोटर्स की एक बड़ी संख्या बनी, फिर जो एफटी के केसेस वो फंसे रह गए, है ना, कि एफटी की ओपिनियन आई नहीं है कि ये बांग्लादेशी है या नहीं है, ये ओपिनियन आई नहीं है, वो केस पेंडिंग है, और ना उन लोगों के पास में उस चीज़ के लिए कोर्ट ऑर्डर लाने का पैसा भी है। तो ये हज़ारों की संख्या में पड़े, और ये 1997 से चल रहा है। समय के साथ डी वोटर एजीपी लेके आई थी, कांग्रेस 15 साल रही, नहीं हटा पाई। मतलब इस खेल में कोई फ्लो के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर नहीं पाया जब लोगों की नागरिकता पे क्वेश्चन आया। आखिर में क्या हुआ? धीरे धीरे फिर आपको समझ में आने लगा कि डी वोटर्स की बड़ी संख्या पॉलिटिकली अनवायबल बना रही है आपको। भाई इस आदमी को आपने बैठा के रखा हुआ है, इससे वोट तो लो। तो फिर धीरे धीरे 2021 में क्या हुआ? नेपाली कम्युनिटी के खिलाफ जो एफटी में केसेस पेंडिंग थे डी वोटर वाले, वो सरकार ने ऑन मास वापस लिए। अभी अप्रैल 2025 में क्या हुआ? ये जो आपके कोच राजवंशी लोग थे उनके खिलाफ 25,000 केस था, 28,000 केस था एफटी के अंदर पेंडिंग, वो सरकार ने ऑन मास वापस ले लिए, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि केस वापस ले लिया, केस वापस ले लिया, मतलब डी हवा हो गया, है ना। अब चला गया ना, एफटी को कोई डाउट नहीं है, अब सरकार जो आप पे चालान पेश किया तो वो वापस ले रही है। अब आप आरोप मुक्त होने की ही तरह है ये, है ना। अब आप रिलैक्स कीजिए। किस कम्युनिटी के बारे में डी वोटर के केसेस वापस नहीं हुए हैं मैं नहीं बोलता, ये लोग कमेंट में लिख देंगे। तो ये जो सारी मैं ना आपको पास्ट का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भारत ना अभी 20-30 साल में बहुत बदल नहीं गया है, ना समाज का चरित्र हमारा बदला है, ना सरकार
में जो लोग हैं उनका चरित्र बदला है, ना उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस बदले, ना ही उनका काम करने का तरीका बदला है, और ना हमारी स्टेट कैपेसिटी बदली है। इतना हमारी गवर्नमेंट उतनी ट्रांसपेरेंट या एफिशिएंट नहीं है कि वो ऐसी एक्सरसाइज को बिना बायस के पूरा कर सके। और मैं आपको पास्ट के उदाहरण दे रहा हूँ कि पहले क्या हुआ है, एनआरसी आपने किया, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, डी वोटर के आप केसेस एफटी में चला रहे हो, उसमें क्यों छोड़ रहे हो आप? अगर आपको विदेशी नागरिक का वोट नहीं होना चाहिए ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो ट्राइबल, नहीं होना चाहिए भाई विदेशी का, क्यों आप ऑन मास वापस ले रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि इसका एक पॉलिटिकल मैथ है। भाई नेपाली अगर कोई है, चाहे सही इल्ज़ाम लगाए चाहे गलत लगाए, वो एफटी में साबित होने दो ना आप कि ये नेपाली है कि इंडियन है, या बांग्लादेशी है या इंडियन है, आप साबित होने दीजिए एफटी में। आप ऑन मास केसेस वापस क्यों ले रहे हो? यानी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें बिहार में भी देखने को मिल सकती है आगे। मैं असम के उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, मैंने यही कहा ना, जब असम में ये हुआ आज से 30 साल पहले, आप हिसाब लगा लीजिए कि 30 साल पहले के असम और अभी बिहार में कितनी सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी, उस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखिए, अब पॉलिटिकली अगर इसको देखें तो जैसे टीडीपी जब परसों, टीडीपी के एक सांसद जब परसों चुनाव आयोग में जब अपना लेटर लेके गए, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ ये मेंशन किया कि हमारे यहाँ नगर निकाय की चुनाव होने वाली है, मतलब विधानसभा लोकसभा तो नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ हो, या अगर हो तो 6 महीने का कम से कम वक्त मिले। एक चीज़ आप देखेंगे कि टीडीपी उतना हार्ड लाइन नहीं ले रही है, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हाँ रोहिंग्या और मुसलमानों को इसमें से निकालो, ऐसा हो सकता है, बांग्लादेशी इसमें हो सकते हैं, तो वो बहुत हार्ड। जेडीयू आपको कहीं ऐसा बोलता नहीं दिखेगी, ना टीडीपी ने भी ऐसा नहीं बोला। और जहाँ तक एक ये है कि ये तो बातें हो रही है कि यादव और मुसलमानों के, कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स भी लोग इस एंगल से कर रहे हैं कि क्या यादव बहुल और मुसलमान बहुल बूथों पे ऐसा हो रहा है। अब तो कल मैं एक प्रवक्ता से बात कर रहा था जदयू के, वो बता रहे थे ये सब चीज़ें तो ऑफ रिकॉर्ड ही लोग बताते हैं कि उनमें ये डर है, क्योंकि अभी क्या है ना कि जैसे बिहार में जब इस बार इलेक्शन होगा तो जैसे क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कहीं एकनाथ शिंदे तो नहीं बना दिया जाएगा, तो जोर इस पे भी है। और नीतीश कुमार का ये है कि इस बार बीजेपी से कम सीटें तो नहीं लानी है, नहीं तो ये चीज़ें हो भी सकती है। तो अभी क्या है कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक ऐसी चीज़ चल रही है कि आरजेडी और बीजेपी अब सीधा सीधा फाइट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जेडीयू कहीं हो। और अब लड़ाई ये है कि हमें जेडीयू को और कम सीटों पे जाके दबाना है। तो वो कह रहे थे कि डर तो थोड़ा हम लोगों में भी ये चीज़ को है, क्योंकि मुस्लिम भी वोट देते हैं जेडीयू को, ठीक है, और कोयरी कुर्मी का तो एक अपना पूरा है ही, और बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रोग्रेसिव लोग हैं अपर कास्ट के, या मतलब नीतीश कुमार के साथ एक अलग तरीके का जुड़ाव है, चाहे उनकी पॉलिसी को लेके मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो भी, मतलब उन्होंने एक अपनी इमेज बनाई सुशासन वाली। तो उनमें ये डर है कि कहीं जो जेडीयू के खाते की सीटें हैं, जहाँ उनके अभी सिटिंग विधायक हैं, या जो पारंपरिक रूप से इस गठबंधन में जेडीयू की सीटें होती हैं, वहाँ पे वो अल्पसंख्यकों को, अगर मान लीजिए अल्पसंख्यक भी अगर वोट देते हैं, अगर उनका थोड़ा कटा तो भी जेडीयू को थोड़ा नुकसान है। उनका है कि कहीं कोयरी कुर्मी का भी नाम इसमें ना काट दे, ताकि मतलब क्योंकि ये सारे आरोप आखिर में किस पे लग रहे हैं, बीजेपी पे ही लग रहे हैं कि उनके इशारों पे सारी चीज़ें हो रही है, तमाम चीज़ें। तो ये एक डर जेडीयू के अंदर ही है, इसलिए वो भी बहुत हार्ड लाइन नहीं ले पा, जो पावर में है उन पे लग रहे हैं। यस, तो और यही डर आम जनता में भी है, ऐसा ही डर, मतलब कि जो एसआईआर से जैसे पार्टियां डरी हुई हैं, कोई आके बोल रही हैं, कोई पीठ पीछे बात कर रही हैं, डर तो वैसा ही है। जैसे मैं बिहारी हूँ और मेरा एक सवाल यहाँ सब लोगों से भी है कि जैसे एसआईआर का जो प्रोसेस है उसमें यही बोला गया कि जो 1987 वाले हैं उन्हें भी मतलब जन्म, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस का ऐसा इन्फॉर्मेशन देना होगा। सपोज़ मेरी बहन है, ठीक है, उसके पास अब उसका जन्म मतलब ऐसे किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और उसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, और ऐसा लगता है बिहार में ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके माता पिता जो हैं उनको अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ पता है कि उनका जन्म कितने तारीख को हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये डिटेल किसी के पास नहीं है। और ना उस समय में उन्होंने जाके जन्म प्रमाण पत्र बनवाया होगा या ऐसी कोई प्रूफ निकलवाई होगी। तो उस केस में लोग क्या करेंगे? चलो कोई प्रूफ तो फिर बनवाना पड़ेगा ना। देखिए इसका एक बड़ा चैलेंज है, जन्म कहाँ हुआ ये इस आधार पर तय ही नहीं होगा कि आप वोटर हैं या नहीं। आपके माता पिता वोटर हैं ना, तो आप वोटर हैं।
देखिए बिहार मैं एक बढ़िया चीज़ ऐड कर रहा हूँ। आप अगर मतलब दिल्ली के रहने वाले हो, आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके माता पिता दिल्ली में वोटर है ना, वो वहाँ पे दिल्ली में के ही रहने वाले हैं ना, तो आपकी भी जो है वो पैतृक जो है दिल्ली ही मानी जाएगी। देखिए बिहार का चैलेंज इस मामले में इतना यूनिक है कि अब आप सोचिए कि कोसी का जो बेल्ट है, ठीक है, वहाँ पे कुछ गांव जो होते हैं तटबंध के अंदर, उनको खो जाने वाला गांव कहते हैं। जैसे मैं कुछ गांव में ऐसा गया, मरचा, हटिया, ऐसे मतलब जो 2 नाम मुझे कागज रहेगा तो भी गुम हो जाएगा, यही वो ऐसा नहीं, वो गांव ही गुम हो जाता है, वहाँ डिमार्केशन ही नहीं है। कोसी का बेल्ट मतलब 6 महीना तो पानी रहेगा ही और 6 महीना नहीं रहेगा। आप फिर से उसी जगह पे मतलब क्या होता है कि मतलब लोग वहाँ जब जाते हैं तो लोग बताते हैं कि पहले हमारा गांव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था 3 साल पहले, फिर हम 500 मीटर इधर आए और फिर हम 200 मीटर और इधर आए अगले साल में। फिर हमने उनसे बोला कि अगली बार हम देखें कि अब तो आप एकदम तटबंध के किनारे पड़ गए हैं, अब किधर जाएंगे? अब क्या तटबंध कभी टूटेगा तब आप उस तरफ जाएंगे? तो सोचिए कि वो तो यही नहीं प्रूव कर पाएंगे कि वो एग्जैक्टली हैं किस जगह के। अब आप सोचिए कि अभी जब वो पूरा एकदम जलमग्न है पूरा, तो इसलिए तो टीडीपी ने भी ये कहा कि इस चैलेंजेस को थोड़ा समझते हुए आपको मोबाइल बीएलओ वाली सुविधा लानी चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें कि जो इंसान अभी आपको जिस जगह पे मिल रहा है उसको उस जगह का ही माना जाए। मतलब वो आदमी अगर आपके देश में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास अगर कुछ कागजात हैं, तो आप ये कहेंगे कि आप उस फलाने गांव के, वो फलाना गांव तो वहाँ 5 साल पहले था, मतलब वो नाम दर्ज होगा, मतलब डिमार्केशन है ही नहीं। एक बहुत सिंपल चीज़ है, हमारे यहाँ देश में जनसंख्या गणना होनी थी 2021 में, ऑब्वियसली नहीं हो पाई क्योंकि कोविड था, ऐसा सरकार का कहना है। पूरी दुनिया में हुई थी, ठीक है। अब आप करना चाहते हैं, कब से करना चाह रहे हैं? 2027 है ना, 25 चल रहा है, वो 27 में करेंगे, और वो कुछ जो अपर हिमालयन रीचेस हैं वहाँ पे वो 26 के सेकंड हाफ में होगा वो। तो अगर आपको लगता है कि ये एक मेहनत एक्सरसाइज है जिसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, तो एक बाढ़ग्रस्त, गरीब, कम शिक्षित, कम डेवलप्ड स्टेट के अंदर 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है 1 महीने में? और मज़ेदार चीज़ इसमें क्या है कि जब 26 तारीख को सबका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद ईआरओ का काम शुरू होगा। ईआरओ जैसे जो खुशबू वाला केस बता रही हैं, उसमें क्या है कि ईआरओ विवेक के आधार पर तय करेगा कि अगर इनके पास कोई कागज़ नहीं है तो ईआरओ कौन है हमारे दर्शकों के लिए? आप रीजनल लेवल पे ऑफिसर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका नाम इसमें जाएगा कि नहीं। बीएलओ सिर्फ आपका फॉर्म कलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाता है, ईआरओ डिसाइड करता है। अब मान लीजिए कि इन्होंने बताया कि हमारे बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी वो रिसेंटली 18 साल का हुआ है। अब ईआरओ को ये डिसाइड करना है कि इस आदमी का नाम लिस्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके पास कागज़ नहीं है। तो ईआरओ अपने मर्जी से करेगा, किसकी मर्जी से करेगा? वो जो विवेक वाला मामला है ना, ये अगले 1 महीने 1.5 महीने में बहुत समस्या करने वाला है। और यही लोग फिर कागज़ लेके फिर ये लोग दौड़ेंगे कि अब जो आपत्ति दर्ज कराने वाला मामला है, क्योंकि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आप ये काम कर सकते हैं। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में सबको जाके ईआरओ के पास ये साबित करना है कि मैं इस यहाँ का वोटर हूँ या नहीं हूँ। ये प्रक्रिया बहुत उलझाऊ होने वाली है, और इसके बाद जो आखिरी ड्राफ्ट पब्लिश होगा उसमें बहुत सारे लोगों का नाम हट जाएंगे, ये गारंटेड है। मतलब कि पूरा झोल है। एक तो आप बिहारी हैं, उसी जगह से आते हैं, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जब तक, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राशन कार्ड, आधार कार्ड को मान्य कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई है। जब अगली सुनवाई होगी तब फैसला आएगा कि राशन कार्ड या आधार कार्ड किसी को मान्य किया जाता है कि नहीं। बात यहाँ ये है कि अगर हम किसी तरह से अपना पासपोर्ट या कुछ ऐसा प्रूफ दे के भी अपना नाम SIR में मतलब फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद हमें ये भी वेट करना पड़ेगा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे वहाँ पे अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अप्रूव होने के बाद, जैसा कि अभी नीलेश जी सर ने बताया कि मतलब कि जो ड्राफ्ट आएगा 1 अगस्त से, तो सितंबर तक मतलब हमें वेट करना पड़ेगा, और उसमें आपको अपना नाम देखना होगा। उसमें अगर आप आ गए तो आप जाके वोट डालोगे। मतलब जो छन की प्रक्रिया आएगी, जैसा निखिल सर ने भी कहा, जो छनने के बाद जो प्रक्रिया होगी उसमें भी आपको एक फॉलोअप लेना होगा। मतलब बहुत लंबा चौड़ा झोल है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर एक बार और विचार करना चाहिए। कैसे पता चलेगा बिहारी कौन है? मतलब जो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है कि जो लोग BLO हैं या ERO हैं या जो बाकी जितनी भी यंत्रणा है, वो भी एक यार है इंसान ही ना, वो तो वो गट से काम करता है ना। उसका एक अपना एक नोशन होता है कि हाँ भाई इंडियन कैसा दिखेगा या इंडियन कैसा होगा। बायस है उसका, बायस कह लो या ट्रेनिंग कह लो, मतलब मैं कि जैसे सारे बिहारी तो भोजपुरी नहीं बोलते होंगे, है ना सारे मगही बोलते होंगे, ना सारे मैथिली बोलते होंगे। तो मतलब 20 एक तरह के बिहारी लोग होते होंगे जो उतने ही बिहारी हैं जितना ऋषिकेश या खुशबू यहाँ पे है। नहीं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि जब हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं तो कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा नज़र में है, वो है मिथिलांचल, और ज़्यादातर सीमांचल जो बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है वहाँ से आते हैं
एक बांग्ला स्पीकिंग हाँ, रब्बानी से मेरे को जानना है। अब हमारे जैसे अभी मैं मध्य प्रदेश से हूँ, है ना, बाय एड्रेस, लेकिन बाय कल्चर मैं मराठी हूँ। तो अगर एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग किसी को बताएंगे एमपी, बोले यार ये तो हिंदी बोलना चाहिए, अगर वो मेरे माँ बाप से मिल लेंगे तो फिर उनको हमको बताना पड़ता है कि हम बॉर्डर रीजन से आते हैं, मेरे घर से 18 किलोमीटर दूर स्टेट बॉर्डर लगती है। तब उनको हमारे यहाँ लड़कियाँ महाराष्ट्र में उनकी शादी होती है और वहाँ से लड़कियों की शादी एमपी में भी होती है, क्योंकि वो एरिया वैसा है। बिहार में इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, बिहार में दूसरे स्टेट्स की बॉर्डर लगती है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वहाँ की डाइवर्सिटी क्या होगी। ये एक अच्छा टॉपिक है। अभी कई हो रहा है ना कि जो नेपाल से बेटी और कौन सा वो बोलते हैं आप लोग, एक रोटी और बेटे का रिश्ता है। कई ऐसी जो लड़कियां जो शादी करके आई हैं, अब उनके पास भी चैलेंज है कि वो SIR में अपना नाम कैसे डालेंगे, क्योंकि वैसे आमतौर पे आधार कार्ड बना के हो जाता था, क्योंकि पहला डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं कैसे भी करके। वो कई बार हो सकता है कि आपके पास नागरिकता ना हो फिर भी बन जाता है। इससे पहले मेरे फ्यूज उड़े और हमारे दर्शक, हाँ, मैं रब्बानी से आखिरी कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। इस इशू पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं झोल है, कम समय दिया गया है, और जैसे निखिल सर ने भी कहा था कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक कैपेसिटी का चैलेंज, दूसरा बिहार की जो डेमोग्राफी है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे गांव के इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो डूब जाते हैं एकदम, तो कागजात पूरी तरह से चले जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो और एक खुशबू जी ने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में बहुत सारे लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। ऐसी बहुत सारे मेरे गांव में भी बहुत सारे घर मिल जाएंगे जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कम वक्त दिया गया है। अगर वक्त थोड़ा ज़्यादा होता और थोड़ा प्रोसेस सुलझा होता और एक कम्युनिकेशन गैप जो आया है उसको अगर फिल किया जाता लोगों, क्योंकि बिहार में डिजिटल इलिटरेसी और लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर सॉर्ट आउट होती, उसके बाद चीज़ों को अगर किया जाता तो आई थिंक ये चीज़ें बेटर होती। ठीक है, सत्यम, फाइनल वर्ड्स। तो यही मतलब जो सारी बातें निकल के आई हैं उसको एग्जीक्यूशन ही को लेकर है। मैं प्रक्रिया पर सवाल उठाऊं तो गौरव भाई तोड़ देंगे। एग्जीक्यूशन पर ही सवाल है कि अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि इस तरीके से BLO को नियुक्त किया गया है, वो सारी चीज़ें करेंगे, तो क्या उसमें करप्शन नहीं होगा? क्या उसमें पैसा लेकर नाम जोड़ा या काटा नहीं जाएगा? ये सारे सवाल, इसको पूरा मॉनिटर करने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किसी को वहाँ पर नियुक्त किया है, ये भी तो एक सवाल है ना। नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े जो कि है नंबर, 7.9 करोड़ वोटर्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बूथ इतने सारे हैं, गांव ऐसे हैं जो कि बह जा रहे हैं। अभी गांव है, 6 महीने बाद नहीं होगा, या अभी नहीं है 6 महीने बाद आ जाएगा। क्या वहाँ पर ये जो करप्शन वाली बात है और इसमें धांधली नहीं होगी या नहीं हो रही है, इसको सुनिश्चित करने के लिए PIB पर है प्रेस रिलीज़ की, बहुत अच्छे से चल रहा है। 1 अगस्त को इलेक्टोरल रोल जो है ड्राफ्ट डाला जाएगा, PIB लगातार डाल रहा है कि स्मूथली चल रहा है, लेकिन क्या ग्राउंड पर स्मूथली चल रहा है? सवाल ये है। एक मैं कहना चाहूँगा इससे पहले कि गौरव सबको करारा जवाब दे, इस पे हम लोग लगभग सब लोग सहमत हैं कि इस प्रक्रिया हो रही है नहीं हो रही, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं। सब चाहते हैं कि होना चाहिए, बिल्कुल। अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है तो उसको भारत में वोट नहीं देना चाहिए, और जो मर गया उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों की समस्या ये है कि जो लोग उस प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, कोई बाहर रहता है, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट आधार जैसे वो हैं वो मान्य नहीं है। आधार में तो एक बड़ी समस्या है कि आप फॉर्म 6 भरना चाहते हैं जिससे कि वोटर कार्ड बनता है, उसमें आप आधार लगा सकते हैं, लेकिन एनुमरेशन फॉर्म के साथ आधार नहीं लगा सकते हैं। तो इन प्रक्रियाओं पर हमारा सवाल है, अब हम गौरव से जवाब ले सकते हैं। ठीक है, फाइनल वर्ड्स गौरव आपके। ठीक है, देखो अभी तक कोर्ट ने क्या बोला इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरह की आशंकाएं यहाँ पर साथियों ने मतलब उठाई, उसी तरह की आशंकाओं के साथ योगेंद्र यादव, मनोज झा, महुआ मोइत्रा और ADR है, वो सब लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट में भी ये इन लोगों ने कहा कि बाढ़ आता है, समय की कमी है, डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए वो सारी दिक्कतें हैं, और ये संवैधानिक प्रावधानों का कुछ टेक्निकलिटीज़ का भी उन्होंने उदाहरण दिया, कहा कि ये उसका उल्लंघन करते हैं। तो उस पर कोर्ट ने खारिज कर दिया जो संवैधानिक प्रावधानों का था। उन्होंने कहा कि ये ठीक प्रोसेस है, ये इसका चुनाव आयोग का अधिकार है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि समय को लेकर सवाल उठा, क्योंकि उसने चुनाव आयोग से पूछा भी कि आप कैसे ये इलेक्शन से ठीक पहले कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना है, जैसे अभी निखिल जी ने कहा कि आप जनगणना करने जा रहे हो, आप 1.5 साल 2 साल का समय ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि पूरे नेशन वाइड करना है आपको, तो आप उसके लिए उस तरीके से तैयारी करेंगे। वो हर बार जनगणना में होता ही है। 2011 में जनगणना होना है तो 2009-10 से शुरू हो जाती है उसकी तैयारी। आप ट्रेनिंग देते हो, आप जो है पूरा एकदम
हर तरीके से तैयार करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी सवाल उठाए कि कैसे आप जो है इतने सारे लोगों को एक साथ ट्रेनिंग करेंगे एक ही महीने के अंदर, फिर आप पूरी प्रक्रिया, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सवालों के घेरे में, और वो कोर्ट में है। ठीक है, कोर्ट ने ये भी कहा कि आप वो डॉक्यूमेंट्स भी मानिए जो लोगों के पास सहज तरीके से उपलब्ध हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड है, वोटर ID, ये सब चीज़ें। ठीक है, और जो वोट पहले से दे रहा है उसको भी कंसिडर। सवाल ये है, जो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया, उसने ये कहा कि ये सब सारी आशंकाएं तब आएंगी जो सारे ये बातें कि JDU के वोटर काटे जा रहे हैं, नीतीश कुमार के नारे लगाए जा रहे हैं, सीमांचल वालों को बाहर भगाया जा रहा है, ये तब होगा जब वोटर लिस्ट आ तो जाए। आप बिना वोटर ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुए ये सारी चीज़ें कैसे कह सकते हैं? ठीक है, आपने उन लोगों का नाम देखा जिनका नाम कट गया है? आप मतलब ये बोल दिए कि ठीक है ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है। हाँ, 15 साल के लिए मोदी ने वहाँ पे कील काट दी है अपनी। ऐसा नहीं होने, मतलब आप एक बार लिस्ट आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 28 तारीख को सुनवाई होगी, उसके बाद लिस्ट आएगी। उन्होंने कहा कि एक बार लिस्ट आ जाए, उसके बाद जो आपत्तियां होंगी उन पर जो है सुनवाई करेंगे। तो ये एक तो आशंकाएं हैं, सब हम लोग, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मतलब फालतू की जो है नारेबाजी नहीं, लेकिन बिहार में नहीं हुआ है। विपक्ष अगर आरोप लगाती है तो चुके हैं हम लोग, क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली 2 उदाहरण जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं वो देख चुके हैं। नहीं, महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में इस तरीके की कोई एक्सरसाइज हुई थी क्या? नहीं हुई थी। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, कोई भी इलेक्शन आता है तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में रिवाइज करता है, उसको SSR बोलते हैं। ठीक है, ये IR है, इंटेंसिव रिवीजन, और SSR होता है, वो समरी रिवीजन होता है। ठीक है, तो वो हुआ था। जो विपक्ष का आरोप है वो ये है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में अचानक से वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई कुछ इलाकों में। ठीक है, ये उनका आरोप है, और उस पर चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण दिया। इस पर उन दोनों की तरफ से चीज़ें चल रही हैं, जो मतलब सवाल जवाब हो रहे हैं। वो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र में जो ये चीज़ विपक्ष की तरफ से उठाया गया, उसने चुनाव आयोग को लेकर डाउट पैदा किया लोगों के मन में। इसमें कोई दो राय नहीं, इस पर चुनाव की ओर से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्षता से काम करेगा। ठीक है, और करना भी चाहिए, ये हम सब के हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस प्रक्रिया को ही न होने दें। ठीक है, ये प्रक्रिया भी सवाल समय को लेकर है, सवाल उन दिक्कतों को लेकर है, बाढ़ को लेकर है, एफिशिएंसी को लेकर। हाँ, और एक सवाल और, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने, मतलब नीलेश भाई ने कहा जैसे कि ERO के विवेक पर सवाल उठा। कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी व्यक्ति को ये तय करना ही होगा, किसी न किसी, चाहे वो BLO कोई भी व्यक्ति। अब अगर हम BLO से नहीं कराएंगे या ERO से नहीं कराएंगे, मतलब जो भी सरकारी सेवा में है, कोई भी प्रक्रिया होगी, जनगणना भी होगा, तो वो भी तो जो सिस्टम में लोग हैं वही करेंगे ना। हम बाहर से किसी को तो लाएंगे नहीं कराने के लिए। अगर हम इसको कोई प्राइवेट आदमी को, कोई भी अगर सरकार ये कर देती है कि कोई थर्ड पार्टी आके कराएगी, ठीक है, फला कंपनी है, रिलायंस कंपनी को दे दिया टेंडर कि तुम जाओ कराओ जनगणना, उस पर भी सवाल उठेंगे कि भाई कोई थर्ड पार्टी कैसे कर सकती है। तो ना हम गवर्नमेंट सिस्टम पे भरोसा करें कि भाई ये आदमी कैसे तय कर सकता है, ना हम जो है उस पर किसी न किसी व्यक्ति को तो ये तय, कोई न कोई व्यक्ति तो वहां पर थाने में बैठा मुंशी होगा जो FIR लिखेगा ना, हम उस पर भरोसा करते हैं ना। कोई पुलिस वाला आता है, मारपीट हो जाती है तो छुड़ाने, भाई ठीक है, वो दिक्कतें हैं, खामियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पुलिस सिस्टम को ही नकार देंगे या भाई या फिर सिस्टम पे भरोसा नहीं दिखाएंगे। हजारों BLO हैं जो फॉर्म घर घर जाकर भर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो तीसरा सवाल है कि कन्फ्यूजन, इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव आयोग ने लोगों को इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया, जागरूक नहीं किया, कायदे से उन तक ये चीज़ नहीं पहुंचाई कि आपका नाम काटा नहीं जा रहा है, आपका नाम जोड़ने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए किया जा रहा है, और इसको लेकर किसी भी तरह की हड़बड़ी में नहीं होना है। ठीक है, तीसरी चीज़ डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। डॉक्यूमेंट्स वो सारी चीज़ें, अब जैसे अभी नेपाल वाला मैटर उठा कि नेपाल के लोगों को कैसे ना, नेपाल का क्या है कि बिहार और नेपाल का अलग तरह का रिश्ता है। जैसे असम में भी होती होंगी शादियां एक समय में, अब इतना तगड़ा वहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि किलेबंदी हो गई है कि लोग नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन सीमावर्ती, क्योंकि पहले तो सब एक ही थे ना, बीच में लाइन खींच गई, इस वजह से लगे। नेपाल और भारत का आज भी जारी है, दोनों देशों के बीच वो संधि है इसको लेकर। नेपाल से बेटियां आती हैं यहाँ पर, बिहार के ज़िलों में, कई सारे ज़िलों में उनकी शादियाँ होती हैं, और ये हज़ारों की संख्या में है ऐसी महिला। कोई भी व्यक्ति भारत का, उनकी नागरिकता की बात मैं कर रहा हूँ, वोटर लिस्ट में बात नहीं, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है। क्या हुआ कि एक महिला 2003 में शादी हुई बिहार में, ठीक है, वो वोटर बनी, यहाँ पर उसने ज़मीन खरीदा, क्योंकि वो यहाँ की रहने वाली, मतलब यहाँ उसकी शादी हो गई तो भाई जाहिर सी बात है उसका पति होगा, उसके बच्चे होंगे, उसने जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी मतलब खरीदी उसके घर वालों ने, ठीक है, हाँ, वो बैंक में खाता खुला, उसका आधार कार्ड बना, वोटर ID बना, उसने वोट भी डाले, ठीक है। लेकिन उसने 2016 में चुनाव लड़ा, इसका मुखिया का, और मुखिया जीत भी गई। इसको चैलेंज किया गया पहले हाई कोर्ट में, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, या नहीं हाई कोर्ट में ही है। और हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा उसका खारिज कर दिया निर्वाचन,
मुखिया जो चुनाव जीती थी उसको खारिज कर दिया। ये कहा क्योंकि वो नागरिक नहीं थी भारत की। ठीक है, नागरिक कौन हो सकता है? नागरिक वो व्यक्ति हो सकता है, कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर उसको भारत का नागरिक होना है तो उसको भारत में 7 साल तक रहना होगा और इस बात का प्रमाण देना होगा कि वो लगातार 7 साल से भारत में रह रहा है और भारत के किसी नागरिक से उसकी शादी हुई, अगर शादी के आधार पर नागरिकता का दावा कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी जो भी कागज है कि भाई वो 7 साल ये शादी हुई है हमारी और ये हम 7 साल से रह रहे हैं, वो देता है। और फिर उसके लिए जो जैसे FT बनी हुई है, फाइनल ट्रिब्यूनल बना हुआ, वैसे ये कमेटी होती है, वो जो लोकल जिले का होता है उसका SP जो है फिर वो गृह मंत्रालय की तरफ बढ़ाता है और गृह मंत्रालय से जो है वो वेरीफाई करके वो प्रूफ होता है। तो नेपाल में ऐसा नहीं है कि जो नेपाल से बहुएं आ रही हैं वो नागरिक नहीं बनी है, इस प्रक्रिया का बहुत सारी बनी है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उन लोगों को महसूस नहीं हुई कभी, तो उन्हें नागरिकता के लिए कभी आवेदन नहीं किया। तो ऐसी संख्या में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और ऐसी संख्या में बहुत सारे लोग हैं भी जिनने नागरिकता के लिए आवेदन किया, लाखों की संख्या में लोग, और उनको मिला भी नागरिकता। तो आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया ना, आपने नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया। ठीक है, और फिर आप अगर निर्वाचित होती हैं तो उसको चैलेंज किया ही जाएगा। ठीक है, आप नागरिक नहीं, आपको ये आपके पास आधार है, इसी वजह यही वजह है कि आधार को या वोटर ID को या फिर राशन कार्ड को। अब होता क्या था कि पहले जैसे नेपाल से आई शादी करके महिलाएं, तो पहले राशन कार्ड हाथ से बनता था, तो महिला का नाम जो है जैसे 5 लोगों का नाम है, नीचे जो है वो जो भी गांव के अधिकारी और मुखिया वगैरह होते थे उनकी उससे उसमें नाम 5 लोगों के साथ 6वां नाम भी जोड़ दिया जाता था। अब क्या हुआ है, ऑनलाइन हो गई सारी चीज़ें, तो आपको वो रजिस्टर कराना पड़ेगा। फिर रजिस्टर कराने आप जाएंगे तो फिर आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो राशन कार्ड में हाँ, तो ये प्रोसेस है। ठीक है, अब ये सरकार की कमी है कि इस प्रोसेस को उसने लोगों के दिमाग में नहीं डाला, उसने लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया कि जो है आप नागरिक बनिए। नागरिक बनने का ये प्रोसेस है, आपके पास वोटर है, आपके ID है, आधार कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नागरिक हो गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात आपने की है। एक मिनट सारी चीज़ों पे आता हूँ मैं। ठीक है, गांव कटने वाली बात जैसे है, गांव कटना केवल बिहार की समस्या नहीं है, ये पूरे अभी चले जाओ, यहाँ पे यमुनानगर है, इधर मुजफ्फरनगर है। ठीक है, शामली चले जाओ तुम, यमुना काट दी है पूरा गांव, हर जहाँ जो भी शहर गांव देश नदियों के किनारे बसे हैं, ज़मीन कटती है और होता है, हमारे यहाँ इलाहाबाद में भी पूरे कट जाता है। ठीक है, वो गाँव बता, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गाँव गायब हो गया, वो लोग गायब हो गए, वो रह रहे हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो गायब नहीं हो गए हैं। ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि बाढ़ के समय ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल बात सही है कि बाढ़ के समय ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो भी मतलब समय देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कोई तर्क नहीं है कि गांव गायब हो जा रहे हैं तो उसमें नहीं होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट भी सबके पास नहीं होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरे पास खुद भी नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब पता नहीं, लेकिन मेरे पास उसमें 11 डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, मार्कशीट है मेरे पास हाई स्कूल की। ठीक है, या निवास प्रमाण पत्र है मेरे पास, मतलब मुझे मैं यहीं का रहने वाला हूँ या यहीं पैदा हुआ, मेरे माता पिता वोटर ID है, इसके लिए मेरे पास पर्याप्त हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सबके पास हों, लेकिन जिनके पास नहीं हो उनको वो चीज़ बनवाने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है और ये भी सुप्रीम कोर्ट में उठा और वहाँ भी ये चीज़ सुनी गई है। ठीक है, और क्या है, कन्फ्यूजन मतलब बहुत सारी, पहले कहा कि जो है ये डॉक्यूमेंट्स हम नहीं मानेंगे, फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई, फिर चुनाव आयोग ने बढ़िया लंबा चौड़ा वो दिया, ऐड दिया कि नहीं ये चीज़ हम मान रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे होंगी। आप ये चीज़ शुरू में करे होते, मतलब आपको लोगों को भरोसे में लेना होता है कि नहीं हम चुनाव आयोग हैं, मैं आपको नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल कराने, आप वास्तविक नागरिक हैं, इसी की जाँच के लिए कर रहे हैं, न कि आपका नाम काटने के लिए। तो ये मतलब सारे मुझे लगता है कि जो डाउट्स थे, कम सबसे बड़ा जो कमी है वो है कम्युनिकेशन का, दूसरा है कि लोगों को जागरूक नहीं किया गया, तीसरा समय को लेकर और चौथा डॉक्यूमेंट को लेकर कि डॉक्यूमेंट आप मतलब जो चीज़ सहज रूप से, क्योंकि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आप वोटर कार्ड जो है वो बनवाने के लिए आप आधार कार्ड मान रहे हैं, लेकिन आप वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आधार कार्ड नहीं मांग रहे। यहाँ पर मतलब चुनाव आयोग को एक लकीर खींचनी चाहिए थी कि हम केवल वोटर लिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, नागरिकता जांचने के लिए नहीं। ठीक है, और ये NRC नहीं है। देखिए ये दो तीन चीज़ें मेरे को मामला एक चीज़, हाँ मेरे को 2-3 चीज़ें मेरे को ये करनी है उसमें। हाँ मैं कुछ क्लोजिंग चीज़ें ही बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। एक बड़ी बात जो विवेक वाली वो कह रहे थे, और उसमें ये है कि भाई प्रक्रिया को कहीं तो आना पड़ेगा। मैं इस बात से बिल्कुल है कि भाई आपको सिस्टम की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इंश्योर करनी पड़ेगी, वरना होने हर सबका 8 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये बात ठीक है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है वो एफिशिएंसी नहीं है, वो है जस्टिस।
एक आदमी जो गलत तरीके से बाहर हो रहा है, आप उस चीज़ को एक एक्सेप्टेबल रिस्क की तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते। हो क्या रहा है, हमने सिम कार्ड खरीदना चालू किया ना ये वोटर आईडी के ऊपर, उससे हमारे दिमाग में वो फ्रेंचाइज का वजन ही कम हो गया। हमको लगता है कि वो एक पहचान पत्र है, नहीं है। वो आपको अधिकार दे रहा है सरकार को चुनने का या किसी व्यक्ति को नहीं भी चुनने का, या जिस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है उसको वोट आउट करने का। तो उसको इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें बस एक लिस्ट की सैनिटी के लिए हम ये कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि इस एक्सरसाइज को कंक्लूड होने में प्रॉब्लम क्या है। इस एक्सरसाइज में अगर टाइम होता और इस एक्सरसाइज का प्रोसेस में इतने क्वेश्चंस नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। होता क्या है, ऐसी एक्सरसाइजेज जो, इसको छोड़ दीजिए, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, एक ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत वेल थॉट नहीं है और जिसमें कोई प्रोसीजरल बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, वो अपनी सारी खामियों के बावजूद भी फैक्ट्स प्रोड्यूस कर देती है ग्राउंड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम नोएडा में हैं, दिल्ली का और नोएडा के बॉर्डर के पास में अक्षरधाम मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप उठा के देख लीजिए कि वो यमुना के फ्लड प्लेन पे बना हुआ अतिक्रमण है वो। बाद में लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में आया क्या कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन वहाँ हो गया है, तो उन्होंने उसको एक वन टाइम एक्सेप्शन मान लिया। मैं आपको 20 वन टाइम एक्सेप्शन दिखा दूंगा इस तरह के, और कोर्ट्स रिपीटेडली जिसमें ये कहती आई कि यार हुआ तो गलत है लेकिन अब जब बन गया है तो फिर रहने दो। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन को लेकर के जो पूरा फियास्को था, उसमें कोर्ट ने क्या कहा, आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। वो किस घटना के बारे में कह रहे हैं, जो आज से 2 साल पहले हुई है, ये 1.5 साल पहले। बैकडेट में तो जाके वो अपने रेजिग्नेशन वापस नहीं लेंगे। तो आपने डिसीजन भी दिया, आपने उस व्यक्ति को सही भी बोला, लेकिन नतीजा क्या है, एक अतिक्रमण वहीं पे खड़ा है। एक सरकार जो गलत तरीके से गिरी या गिराई गई, उसको सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि ठीक नहीं हुआ, बस उसमें है कि आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। जब फैक्ट्स ग्राउंड पे क्रिएट हो, मैं ये इसी चीज़ की तरफ इंगित कर रहा हूँ। हो सकता है इस एक्सरसाइज में कोई गलत ना हो, सब कुछ अच्छे से हो, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज ठीक तरह से पुल ऑफ नहीं की जाती है और इससे ऐसे और इस हाँ वो लॉस हो जाएगा और वो इरिवर्सिबल डैमेज होगा। एक बार किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठ जाए, चाहे वो विदेशी वोट नहीं दे पाया, चाहे वो विदेशी नागरिक हो या ना हो, उसके जीवन में नरकीय मतलब उसको अनुभव होना चालू हो जाएगा। जो मेरा सबसे रिसेंट टूर था असम का, एनआरसी से 5 साल बाद का, जब ये जनरल इलेक्शन के लिए मैं वहाँ गया था, वहाँ के मुझे कई लड़के मिले। उनकी दिक्कत क्या है, आधार नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये 15 लाख थे जो एनआरसी से बाहर हुए थे, उनका करना क्या है, इसको लेकर के अभी असम सरकार पूरी तरह से श्योर नहीं है, भारत सरकार पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये लोग बांग्लादेश भेजे जाएंगे क्या। हर किसी को डिटेन करके वहाँ भी नहीं डाला गया है। जो उन्होंने कैंप्स बनाए थे, डिटेंशन कैंप बनाए थे, बाद में उसका नाम चेंज किया। जब वो डिटेंशन कैंप से लग रहा था कि पता नहीं क्या करेंगे इनका, है ना, और वो रिपोर्ट, तो उन्होंने फिर उसका नाम, लेकिन वो काम उसका नहीं बदला, है ना। बहुत सारे लोग डिटेंशन कैंप में रह के अभी वो लोग वहीं पे हैं, लेकिन उनके जीवन में दिक्कत क्या आ रही है, आधार नहीं है। आधार नहीं है तो क्या होगा, लाइसेंस नहीं बनेगा। अब ये बहुत एक बेसिक प्रॉब्लम है, आधार नहीं है, लाइसेंस नहीं बनेगा, स्कॉलरशिप के लिए तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। लड़का बड़ा हो गया, बाइक लिए बिना लाइसेंस के चला रहा है 5 साल से, क्यों? बोले आधार नहीं है। अभी पिछले दिनों फ़ोन किया उन लोगों ने कि आप लोगों ने खबर दिखाई थी, तो अब फाइनली बन गया। लेकिन आप सोचिए, उस ट्रॉमा को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आप इसी सोसाइटी में रहते हैं। मैं कहता हूँ आप उनको, उनके साथ चाहे जो करें जो घुसपैठी हैं, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं, जिनका डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, वो ऐसी जाति से नहीं आते हैं जहाँ उनकी चलती हो, या उनके पास में उतना धन नहीं है। अगर वो डिसएडवांटेज पे आते हैं और उनका जीवन इस तरह से प्रभावित होता है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने के लिए इतना ओपन नहीं होना चाहिए। आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, 2 तरह से यात्रा करता है भारत में आदमी, भारतीय रेल और कोई प्राइवेट एयरलाइन, वो इंडिगो हो सकती है, एयर इंडिया हो सकती है। आपको इन दोनों में से किसके प्रोसेस के बारे में लगता है कि यहाँ दिक्कत है? कौन सा टिकट कंफर्म कराने की कोशिश करते हो आप? कभी आपने आपके जो लोग देख रहे हैं उनका कई दोस्त को लोग एयर इंडिया में कोई काम करता होगा, इंडिगो में कोई काम करता होगा, है ना। लोगों को रिश्ते आते हैं, बोले बड़े शौक से बताते हैं एयर होस्टेस का आया था। कभी आप उस लड़की को फ़ोन करके बोलते हो क्या एक टिकट करवा दो? इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन भारतीय रेल में आप लोगों को बोलते हो, क्यों? क्योंकि दिक्कत है। जो सारा जो इम्प्रेशन खराब हुआ है ना, वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं है। जो लोग चला रहे हैं प्रोसेस को, उस पे ट्रस्ट नहीं है। और चुनाव आयोग का जो आप ये कह लीजिए चुनाव आयोग अप्रोच है कि ट्रस्ट में लेके, हाँ, उस चीज़ को लगातार नुकसान पहुंचा है। इसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ने 2019 में ECI कम्युनिकेशन ने सदन में ये कहा था कि इस देश में एक भी फॉरेनर वोटर लिस्ट में ऐड नहीं है, ठीक है।
2019 के बाद अब जब 2025 में जब वो ये कह रहे हैं, जब जो कि सोर्सेज के हवाले से हर जगह छपी कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक यहाँ पाए गए वोटर लिस्ट में। अब आप सोचिए कि 2019 के बाद का वो पीरियड है जब सबसे ज़्यादा सीए एनआरसी को लेकर बातचीत होनी शुरू हुई, नेपाल के साथ तनाव बढ़ा, बिहार की सीमाओं पे तो गोलियां चली, उसके बाद से इधर उधर आना जाना मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो लगातार उसके बाद से मतलब बांग्लादेश की सीमा पे भी झड़पें हुई, मतलब हर जगह से थोड़ा थोड़ा तनाव, और उसके बाद अब सबसे ज़्यादा फिल्टर करना आपने शुरू कर दिया कि मतलब एनआरसी जब से चला, आज भी लगता है कि बहुत कोई ताज़ा चीज़ है, तो तब से आप एक एक चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं। बांग्लादेशी जितने भी बंगाली जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं उनको आप इस चीज़ पे आज भी फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कई स्टेट से मामले आए, और ऐसे में इतने लाख लोग अचानक से, मतलब 2019 में एक भी नहीं थे, और 2025 में बिहार में नेपाल और बांग्लादेशी इतने ज़्यादा आ गए, तो इससे तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट उसी मतलब चुनाव आयोग पे ही खड़ा होता है। और इस पूरी बहस में एक चीज़ बिल्कुल डिस्कस नहीं हो रही है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, ये लोग आए कैसे। हाँ, इंडिया की बॉर्डर्स को किसी भी स्टेट की, वो पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे बीजेपी रूल सरकारें हैं, गुजरात में, राजस्थान में विपक्ष रूल सरकारें हैं, पंजाब में हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई भी जगह पे बॉर्डर सिक्योरिटी किसी स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ममता बनर्जी के पास में नहीं है, सेंटर के पास है। तो अगर आपका ये डाउट है कि इन्फिल्ट्रेशन का ये स्केल है, तो ये चीज़ कब डिस्कस होगी, बीएसएफ के लोगों को कब, मतलब हम उनकी जवाबदेही को कोई पूछ ही नहीं रहा है कि अंदर से बस निकालो कि ये ऐसा, ये लोग बिहार, आप अगर बंगाली लोग बिहार आ रहे हैं फ्रॉम बांग्लादेश, आप सोचिए उसको कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो कैसे आ रहा है। ये सीधा सीधा सवाल है जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे कि भाई इतनी मात्रा में इतने सालों से कैसे लोग आ जा रहे हैं। एक केस मैं बताता हूँ, ये अभी विषयांतर हो जाएगा थोड़ा इससे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है कि अभी जब ये दिल्ली में शुरू हुआ कि बांग्लादेशियों को पकड़ के भेजा जा रहा है, एक आदमी को पकड़ा गया, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का था और बांग्लादेशी था, उसको यहाँ से पकड़ के डिपोर्ट किया गया। 50 दिन के बाद वही सेम आदमी दिल्ली में फिर से मिला। ये अभी हो रहा है, अभी रियल टाइम में, अभी की बता रहा हूँ। और ये केस है, उसको पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया है और उसको दोबारा भेजा जाएगा। तो अगर आपकी सिक्योरिटी इस लेवल की है तो फिर तो आप जिसको डिपोर्ट भी करेंगे वो भी कल फिर से चलाएगा। फिर कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं? और आप और नाम लगाओगे कि जहाँ पे अपोजिशन की सरकार है कि ये लेके आ रहे हैं, ममता बनर्जी लेके आ रही हैं, या उसके बाद जब किसी और की सरकार थी तो वो लेके चले जाए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए इसको रैप करते हैं, आगे जो होगा वो हम लोग देखेंगे ही। एंड अच्छा, एक और पॉइंट है लास्ट, माफ़ कीजिएगा डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो गया, वो इसलिए ताकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेयर्स हैं, लेयर विद इन लेयर्स हैं, तो इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन देखिएगा, एक जो सवाल है ना कि कहाँ से आ रहे हैं बांग्लादेशी, इसका जवाब ऑन रिकॉर्ड अमित शाह जी ने दिया, जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और उनकी जवाबदेही होती है, उन्हीं के जिम्मे जो है देश के सभी सीमाओं की सुरक्षा है, ठीक है। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो उससे पहले बहुत सारे सवाल उठे और ये पूछा गया कि भाई क्यों, कैसे आ जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत सारी जगहों पर मुद्दा बनाया था, झारखंड में बनाया, दिल्ली में बनाया कि रोहिंग्याओं के वोट ले रहे हैं, ठीक है। तो अमित शाह ने एक जवाब दिया और मैं उसका कुछ हिस्सा लगा भी देंगे हम, मैं भी दे दूंगा आपको। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश के साथ हमारी लगती सीमा है उसमें से 112 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहाँ पर हम लोग उसको फेंसिंग नहीं कर सकते, मतलब प्राकृतिक अवरोध है, पानी ये क्या कहते हैं, नदी नाले और पहाड़ वहाड़ ये सब है, जंगल। 450 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहाँ पर वो फेंसिंग करने के लिए ज़मीन ममता बनर्जी दे ही नहीं रही हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनका ये कहना है। उन्होंने कल्याण बनर्जी की ओर इशारा करके भी ये कहा कि ये आपकी कृपा से हो रहा है, उन्हीं 450 जगहों से बांग्लादेशी आ रहे हैं जो दिल्ली तक चले आ रहे हैं, और उनका आधार कार्ड सबका दक्षिण 24 परगना जिले का बन रहा है। तो ये ऑन रिकॉर्ड संसद में दिया गया भाषण है, मैं चाहूँगा कि आप इसको लगा दें। अमित शाह का जिक्र होते योगी जी ने। मान्यवर, आज मैं कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर, 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है, और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है
उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता, और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। बात इतनी है कि अभी हम मार्जिन पे भी आएंगे। वोटर लिस्ट की मार्जिन की जो डिस्कशन हो रही थी, बिहार में 243 विधानसभा सीट है, और अगर उस विधानसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो प्रति विधानसभा पे 3,500 ऐसे वोटर्स के नाम जो हैं सो कट रहे हैं। ये कहाँ से? अगर 200 अगर काटा जाए तो, जो अगर फॉर्म इस SIR के प्रोसेस की बात मैं कर रही हूँ, और यही सवाल तेजस्वी यादव ने भी उठाया था कि ऐसे मार्जिन के हिसाब से इतने सारे वोटर्स कट रहे हैं, वो सारे वोटर्स क्या नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं? वो तो अब मुझे भी देखना है कि जो ड्राफ्ट आएगी ना 1 अगस्त को, उसमें ये कौन से लोग हैं, और उसमें पता चलेगा मैं भी रहूँगी। वेट करते हैं खुशबू। नहीं, लेकिन बात इतनी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय आधार कार्ड के, तो आप ये प्रक्रिया, एक तो इतना समय अभी लेके आए हैं, आप टाइम भी नहीं दे रहे हैं, आप लोग सोचने समझने की कोई वो दे ही नहीं रहे। अच्छा, मैं आज BBC की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें BLO की बात चल रही थी। BLO घर घर जाके कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड दे दीजिए। तो BLO आधार कार्ड लेके भी अब सबका वो जो है सो फॉर्म भर रही है। तो चीज़ें इतनी आसान हो रही, करना क्यों था? मुझे तो सवाल इस पे भी है, यही सवाल मुझे लगता है सारे बिहारियों का है कि क्यों करना था। क्यों करना है? हाँ, जब हमें वोट ही देने नहीं जाना है तो क्यों कर रहे हो भाई? ये सब हमें नहीं बनना है जिम्मेदार नागरिक। नहीं, अपनी नागरिकता साबित करो। मतलब इलेक्शन राज्य सरकार ने भी छोड़ दिया कि भाई तुम, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हो गया है कि मोहल्ले में एक लोगों ने चोरी की है, अब सारे पूरे मोहल्लों को साबित करना होगा, पूरे उस गाँव कस्बे को साबित करना होगा कि भाई हम चोर नहीं हैं, नहीं सबको। ठीक है, यहाँ पर हमने सबकी बातें सुनी, डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया, इसके कई एस्पेक्ट्स थे, कई सारी लेयर्स थी, एंड बहुत सारे ओपिनियंस थे, लोगों के डर थे इसमें, इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज को लेकर। लेकिन आगे जो होगा, जो फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें जो होगा उसके हिसाब से आप अपना मन बनाइएगा और हम भी अपना मन बना पाएंगे फैक्ट्स के आधार पे। आप देख रहे थे खबरगांव, बहुत बहुत शुक्रिया।